गुड आफ्टरनून, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जितने भी बच्चे आज के सेशन में मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है और सब कुछ परफेक्ट है। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का सेशन। और जैसा कि आप सभी बार बार मेरे से पूछते आ रहे हैं कि आखिर अपना सिलेबस कब कंप्लीट होगा, तो मेरे दोस्त 2 या 3 क्लास में अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसा मैंने आप लोगों को पिछले सप्ताह भी बताया था कि इस सप्ताह जो है वो अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जो एसएससी जीडी के अंदर बच्चों ज्योग्राफी से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिन जिन टॉपिक्स को मैंने क्लास में डिस्कस किया है उन्हीं टॉपिक्स को आप अच्छे तरीके से रिवाइज कीजिएगा। साथ के साथ जो भी आप लोगों को इन टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिले मेरे दोस्त, उन क्वेश्चंस की आप जम के प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। आरडब्ल्यूए की तरफ से बहुत सारा कंटेंट आप लोगों को यूट्यूब चैनल के ऊपर भी और एप्लीकेशन के ऊपर भी मेरे दोस्त प्रोवाइड करवाया गया है। मॉक टेस्ट आप लोग लगा रहे होंगे, तो आप लोगों की तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए कोई कमी कोई कसर जो है वो आरडब्ल्यूए नहीं छोड़ रहा है। ठीक है, तो 2 या 3 क्लास हो सकता है कल भी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए यदि हम थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे। तो सारे के सारे बच्चे जितने भी जुड़ते जा रहे हैं सभी का वेलकम है, सभी कुशल मंगल होंगे। चलेगा, सिलेबस बेटा कल कंप्लीट हो जाएगा, परसों कंप्लीट हो जाएगा। हम शुक्र ग्रह पढ़ रहे थे, शुक्र ग्रह की सारे के सारे जो पॉइंट है वो हम डिस्कस कर चुके थे कि ये सूर्य से दूसरा सबसे नजदीक ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह है मेरे दोस्त, सबसे अधिक CO2 यहां पर पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके कारण ये सबसे गर्म ग्रह है। इसको हम सबसे चमकीला ग्रह भी बोलते हैं। मैंने आपको बताया होगा कि इसका जो घनत्व है, इसका जो मास है, इसका जो साइज है वो लगभग पृथ्वी के समान है, और पृथ्वी के समान घनत्व, आकार और मास होने के कारण ही इसे हम पृथ्वी की बहन बोलते हैं मेरे दोस्त। इसको मॉर्निंग स्टार यानी कि भोर का तारा भी कहा जाता है, इसको इवनिंग स्टार यानी कि सांझ का तारा भी कहा जाता है, और चमकता सबसे ज्यादा है, चमकीला ग्रह है तो मेरे दोस्त चमकने वाली चीज ही सुंदर होती है, इसीलिए इसे सौंदर्य का देवता भी हम बोल देते हैं। बताया था मैंने कि बुध की तरह इसका भी कोई उपग्रह नहीं है, कोई भी सैटेलाइट इसका नहीं है। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह है ये, सूर्य से तो दूसरा सबसे नजदीक ग्रह है मेरे दोस्त, ठीक है। लेकिन पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा होगा? हमारी पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह जो है वो शुक्र ही होगा। आपसे इसकी रोटेशनल डायरेक्शन पूछ ले, इसकी घूर्णन दिशा पूछ ले, तो इसकी जो घूर्णन दिशा होगी दोस्त वो क्लॉकवाइज होगी, पूर्व से पश्चिम होगी। तो आपको यह समझना होगा कि इसकी जो रोटेशनल डायरेक्शन है, घूर्णन दिशा जो होगी वो मेरे दोस्त क्या होगी? पूर्व से पश्चिम होगी। बच्चों जब पूर्व से पश्चिम होगी तो हमारी पृथ्वी की तुलना में यहां पर सूर्योदय पूर्व में ना होकर कौन सी दिशा में होगा? पश्चिम में। और जो सूर्य छिपेगा, सूर्यास्त जो होगा मेरे दोस्त, हमारी पृथ्वी के ऊपर सूर्यास्त पश्चिम में होता है, लेकिन यहां पर सूर्यास्त कौन सी दिशा में होगा? पूर्व में होगा। यदि हम बात करें रोटेशनल डायरेक्शन की, तो हम बात कर चुके हैं रोटेशनल टाइम की, घूर्णन काल की। अपने अक्ष पे एक चक्कर पूरा करने में ये कितना समय लेता है? तो मेरे दोस्त ये सभी ग्रहों के अंदर सबसे ज्यादा समय लेता है, और अपने अक्ष के चारों ओर चक्कर काटने में ये 243 दिन लेता है। 243 दिन लेने का मतलब क्या हुआ कि पृथ्वी के 243 दिनों के बराबर शुक्र के ऊपर एक दिन होता है, तो यहां दिन सबसे बड़ा होगा। और जिस प्लेनेट के ऊपर सबसे बड़ा दिन होता है, जिस प्लेनेट का रोटेशनल टाइम सबसे ज्यादा है, जिस ग्रह का सबसे ज्यादा घूर्णन काल है, वो कोई और नहीं मेरे दोस्त, वो शुक्र ग्रह ही है। यदि हम यहां पर रिवोल्यूशनल टाइम पीरियड का जिक्र करें, परिक्रमण काल का हम जिक्र करें, परिक्रमण काल से बच्चों वर्ष बनते हैं, या हम वार्षिक काल का यहां पर जिक्र करें, तो इसका जो वार्षिक काल होगा वो कितना होगा? 225 दिन होगा। 225 दिन का मतलब यहां क्या हुआ कि बच्चों यहां एक वर्ष की जो अवधि होगी, जैसे हम अपनी पृथ्वी के ऊपर 365 दिन में एक वर्ष पढ़ते हैं, यहां 225 दिन का बच्चों क्या होगा? एक वर्ष होगा। ठीक है,
चलेगा। अब हम बात करते हैं हमारी अर्थ के बारे में। अर्थ आप सभी जानते हैं एकमात्र ऐसा ग्रह है मेरे दोस्त अर्थ जिसके ऊपर जीवन संभव है। और जीवन संभव क्यों है? क्योंकि हमारी पृथ्वी के ऊपर क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। जल की उपस्थिति के कारण जीवन संभव है। बच्चों इसे हम ब्लू प्लेनेट बोलते हैं, नीला ग्रह इसे कहा जाता है। तो इसे कौन से ग्रह की संज्ञा हम देते हैं? इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है। हम बात करें तो हमारी पृथ्वी का जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है? हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ है वोल्केनिज्म से, ज्वालामुखी क्रिया से। और ज्वालामुखी क्रिया के कारण ही पृथ्वी के ऊपर सबसे अधिक बच्चों जल बना। जल की परसेंटेज 71% है। और हमारी पृथ्वी के ऊपर जल के साथ साथ हमें जमीन देखने को मिलती है, स्थल भाग देखने को मिलता है जो 29% है। मेरे दोस्त पृथ्वी के ऊपर जो सबसे ऊंचा भाग है वो आप सभी जानते हैं माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल देश में स्थित है, जिसकी हाइट है 8848.86 मीटर, 8848.86 मीटर। बच्चों पृथ्वी के ऊपर जो सबसे गहरा स्थान है ना, सबसे गहरा स्थान हमारी पृथ्वी के ऊपर वो कौन सा है? वो मारियाना ट्रेंच है। मारियाना ट्रेंच जो है ना वो कहां पर है बच्चों? पैसिफिक ओशियन के अंदर है। ठीक है। और इसकी जो गहराई है वो कितने मीटर है? 11,022 मीटर है। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी के ऊपर जो सबसे ऊंचा स्थान है माउंट एवरेस्ट, जो लगभग मेरे दोस्त सरफेस से या समुद्र तल से हम देखें तो 9 किलोमीटर है। और सबसे गहरा स्थान कौन सा है? मारियाना ट्रेंच, जिसकी गहराई लगभग बच्चों 11 किलोमीटर, 11,022 का मतलब लगभग 11 किलोमीटर, और 8848 का मतलब लगभग 9 किलोमीटर। तो बच्चों पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान और पृथ्वी का सबसे ऊंचा स्थान, इनके बीच का जो गैप है, इनके बीच का जो डिफरेंस है, इनके बीच का जो अंतर है वो कितना होगा? तो बच्चों 9 किलोमीटर ऊपर, 11 किलोमीटर नीचे, तो दोनों पॉइंट के बीच का जो अंतर होगा वो कितने किलोमीटर हो जाएगा? 20 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है। पृथ्वी के बारे में आपको ये बातें भी ध्यान रखनी है कि हमारी अर्थ की जो शेप है ना वो कैसी है। हमारी अर्थ की जो शेप है बच्चों वो जियोड है। पृथ्वी की आकृति कैसी है? जियोड। और जियोड शेप का मतलब क्या होता है? वो बच्चों आकृति जो ऊपर और नीचे से यानी कि नॉर्थ और साउथ की साइड से क्या हो? फ्लैट हो, थोड़ी सी चपटी हो, बैठी हुई हो, तो ऐसी आकृति को हम जियोड बोल देते हैं। जैसे आपने अमरूद खाया होगा तो अमरूद किस आकृति का है? गोल नहीं है अमरूद, अमरूद जियोड है। सेब किस आकृति का फल है? जियोड आकृति का फल है। ठीक है ना। ठीक है। हम बात करते हैं मेरे दोस्त, ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है। नॉर्थ पोल को साउथ पोल से बच्चों यदि हम जोड़ देंगे तो ये कौन सा डायमीटर हो जाएगा? पोलर डायमीटर। और पृथ्वी का पोलर डायमीटर कितना है? 12,714 किलोमीटर है। यदि आपसे पूछ ले कि पृथ्वी का इक्वेटर डायमीटर कितना है तो आप लोग बोलेंगे 12,756 है। नो मेरे दोस्त दोनों के दोनों जो डायमीटर हैं इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो कितने किलोमीटर का हो जाएगा? 42 किलोमीटर का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि हमारी पृथ्वी कहां से चपटी दिखाई देती है, तो आप बोलेंगे ध्रुवों से सर हमारी पृथ्वी जो है वो चपटी दिखाई देती है। अब हम बात करते हैं चंद्रमा की या पृथ्वी के बारे में। एक दो पॉइंट और मेरा मन है आप लोगों को बताने का कि बच्चों आपसे कोई पूछ ले कि पृथ्वी का जो घूर्णन काल है वो कितना है? घूर्णन दिशा तो हमारी पृथ्वी की क्या हो जाएगी? घूर्णन दिशा हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि हम बोल देंगे पश्चिम से पूर्व। पश्चिम से पूर्व बोल देंगे, एंटी क्लॉकवाइज बोल देंगे। ठीक है। आपसे कोई पूछ ले कि भाई घूर्णन काल, घूर्णन दिशा समझ चुके हैं, घूर्णन काल। तो मेरे दोस्त आप लोगों को ध्यान रखना है कि घूर्णन जो काल होगा वो होगा, घूर्णन काल का मतलब क्या होगा? रोटेशनल टाइम पीरियड, अपने अक्ष पे घूमना। और पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमने के लिए बच्चों समय कितना लेगी? 23 घंटे 56 मिनट
और 4 सेकंड। ठीक है, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। ये घूर्णन काल होगा। परिक्रमण काल, परिक्रमा करने से वर्ष बनता है बच्चों। तो पृथ्वी के ऊपर एक वर्ष की अवधि किसके बराबर होती है, जिसको हम रिवोल्यूशनल टाइम बोल देंगे। पृथ्वी के ऊपर एक वर्ष की अवधि कितनी होती है बच्चों, बताओ फटाफट कमेंट करके। आप लोगों को पता होना चाहिए, आप सारे के सारे पृथ्वी के ऊपर ही तो रहते हो। सर 365 दिन, क्या पूरा का पूरा 365 दिन होता है? नहीं सर, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 40 सेकंड। ठीक है, आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पे कितने डिग्री झुकी हुई है। तो दोस्त, पृथ्वी अपने अक्ष पर पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई, कितनी झुकी हुई है दोस्त? 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री। इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम एक्सियल टिल्ट बोल देंगे, इंग्लिश में अक्षीय झुकाव बोल देंगे। पृथ्वी का यह अक्षीय झुकाव है बच्चों। एक होता है अक्षीय झुकाव और एक होता है कक्षीय झुकाव। यानी कि पृथ्वी अपनी कक्षा के सापेक्ष कितने डिग्री एंगल पर स्थित है, इसको हम बोलेंगे कक्षीय झुकाव, यानी कि ऑर्बिटल टिल्ट। और मेरे दोस्त, कक्षीय जो झुकाव होगा वो 66.5 डिग्री होगा। कितना होगा? 66.5 डिग्री होगा। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी भी आपसे पूछी जाएगी कि भाई पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है ना वो कितनी है। तो दोस्त, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी भी याद रखेंगे सारे के सारे बच्चे। पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी होगी ना मेरे दोस्त, वो हो जाएगी कितनी? 150 गुणा 10⁶ या हम ये भी बोल सकते हैं 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है बच्चों, पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है ये साल में एक बार सबसे ज्यादा होगी और एक बार सबसे कम। यानी कि वर्ष में एक दिन ऐसा आएगा जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पे होगी, मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगी। ठीक है, और एक दिन साल में ऐसा आएगा कि जब हमारी पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पे होगी। तो आपसे पूछा जाए कि भाई अधिकतम दूरी कितनी होती है और किस दिन हमारी पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, वो दिन भी बताइएगा। एक होता है बच्चों न्यूनतम दूरी। ठीक है, यदि हम बात करें तो ये न्यूनतम दूरी होती है कितनी? 14.70 करोड़ किलोमीटर दूरी होती है ये। यानी कि कहने का मतलब है कि इससे कम दूरी कभी भी सूर्य और पृथ्वी के बीच नहीं होगी। ठीक है, ये पृथ्वी और सूर्य के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी है, याद रखोगे मेरे दोस्त। ये जो घटना होती है ना न्यूनतम दूरी वाली घटना, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं उपसौर। उप का मतलब कम होता है और सौर का मतलब सूर्य। तो सूर्य से हमारी पृथ्वी की कम दूरी क्या कहलाएगी? उपसौर। और मेरे दोस्त, ये कब होती है? सर ये 3 जनवरी के दिन होती है। 3 जनवरी के दिन यह घटना होती है हर साल। यदि मैं बात करूं अधिकतम दूरी की, तो बेटा ये अधिकतम दूरी होती है कितनी? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की इस अधिकतम दूरी को हम पढ़ें तो ये होगी 15.21 करोड़ किलोमीटर।
और इस घटना को हम बोलते हैं अपसौर। अप का मतलब ज्यादा, सौर का मतलब सूर्य। तो सूर्य से हमारी पृथ्वी का अधिकतम दूरी पे पाया जाना क्या कहलाता है? अपसौर कहलाता है। आपसे कोई पूछ ले कि भाई कब होता है ये अपसौर, तो याद रखिएगा हर साल 4 जुलाई को होता है ये अपसौर, 4 जुलाई को होता है। बच्चों इतने दूर से हमारी पृथ्वी के लिए जब प्रकाश आ रहा है तो वो कितना समय लेता है? तो सूर्य के प्रकाश का पृथ्वी पर पहुंचने में लिया गया समय कितना होगा? सूर्य के प्रकाश का सूर्य के प्रकाश का पृथ्वी पर पहुंचने का समय ये कितना होगा दोस्त? 8 मिनट और 16.6 सेकेंड। ठीक है, कई जगह 20 सेकेंड भी दिया होता है, कई जगह ये 20 सेकेंड भी दिया होता है। कीजिएगा एक बार फटाफट, नोट कीजिएगा, नोट कर चुके होंगे आप लोग। मेरे दोस्त आपको यह भी पता होना चाहिए कि हमारी पृथ्वी का एक ही उपग्रह है, और वो उपग्रह कौन है? चंद्रमा। लेकिन चंद्रमा बदनाम कर रखा है चंदा मामा बोल बोलकर, है ना। इसको हम अपनी माँ का भाई मेरे दोस्त बना लेते हैं, इसीलिए इसे चंदा मामा बोल देते हैं। लेकिन ये अपनी माँ का भाई नहीं है। माँ कौन है? हमारी धरती। तो धरती का भाई नहीं है ये, बल्कि धरती का पुत्र है ये। और जब धरती का पुत्र है तो हमारा क्या होगा? भाई होगा। लेकिन मेरे दोस्त गांव के अंदर जो है ना, सभी महिलाओं ने बच्चों को एक ही बात पढ़ा रखी है कि बेटा देखो ये तुम्हारा चंदा मामा है। ठीक है, तो बेटा ये चंदा मामा नहीं है, चंदा बाई है, क्योंकि इसको बोलते हैं सन ऑफ अर्थ, पृथ्वी का पुत्र है ये। और जब पृथ्वी का पुत्र है तो मामा कैसे हुआ? पृथ्वी का पुत्र है, माँ का पुत्र तो भाई होगा ना, तो इसको हम बोलते हैं सन ऑफ अर्थ। पृथ्वी का पुत्र कहलाता है कौन? चंद्रमा। ठीक है मेरे दोस्त, इसको फॉसिल प्लेनेट भी बोलते हैं। जीवाश्म ग्रह की संज्ञा भी किसे दी जाती है? चंद्रमा को दी जाती है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, स्टडी ऑफ मून सरफेस यानी कि चंद्रमा की सतह का अध्ययन करना क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा की सतह का अध्ययन करना सेलेनोलॉजी कहलाएगा। चंद्रमा की सतह के ऊपर जो चट्टानों में सबसे ज्यादा तत्व पाया जाता है, एलिमेंट पाया जाता है, वो कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो चंद्रमा पे पाए जाने वाली चट्टानों में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो तत्व होगा आपका, वो टाइटेनियम होगा। कौन सा होगा? टाइटेनियम होगा। ठीक है, चंद्रमा के ऊपर जो धूल कण के मैदान पाए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम शांति सागर बोलते हैं। शांति सागर को इंग्लिश में सी ऑफ ट्रांस इक्वेलिटी कहा जाता है। तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि सी ऑफ ट्रांस इक्वेलिटी कहां है? तो आप बोलेंगे चंद्रमा पर है। और ये वो जगह होती है चंद्रमा पर मेरे दोस्त जहां पर हम चंद्रयान उतारते हैं। क्या उतारते हैं? चंद्रयान उतारते हैं। यहां तक बातें क्लियर हुई? जब मैंने आपको बोला कि यहां पर चंद्रयान उतारे जाते हैं तो आपके दिमाग में आया होगा क्वेश्चन कि यार पहला चंद्रयान कब उतारा गया होगा, यहां उसका नाम क्या था? तो मेरे दोस्त चंद्रमा के ऊपर पहला जो चंद्रयान उतारा गया उसे अपोलो 11 के नाम से जाना गया, जो 1969 के अंदर उतारा गया था। जब चंद्रयान उतारा गया है तो इस चंद्रयान से बच्चों निकले होंगे लोग, निकले होंगे व्यक्ति जिन्होंने चंद्र मां पर कदम रखे होंगे। तो चंद्रमा के ऊपर पहला कदम रखने वाला व्यक्ति कौन था? पहला कदम रखने वाला था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है ना, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और मेरे दोस्त आपसे कोई पूछ लेना कि भाई दूसरा कदम रखने वाला कौन था, तो वो था बज एल्ड्रिन। कौन था? बज एल्ड्रिन। रमन सर क्लास रिकॉर्डिंग है क्या? पहले लिखा हुआ है बेटा, रिकॉर्डिंग नहीं है। आज तारीख आप सभी जानते होंगे। ठीक है, 3 फरवरी है क्या आज? हाँ, 3 फरवरी क्लास है और टाइम भी लगभग 1:24 का हुआ होगा। अब तो समझ में आ गया होगा।
हाँ, लिखा हुआ इसलिए है कि लिखने में टाइम ना लगे, ये मेरी ही राइटिंग है दोस्त, ठीक है ना। लिखा हुआ इसलिए है कि आपका टाइम बचे और आपका जल्दी से सिलेबस हो, क्योंकि उसके बाद आपको इकोनॉमिक्स भी तो पढ़नी है। चंद्रमा का जो परिक्रमण और परिभ्रमण काल है ना दोस्त, चंद्रमा का जो परिक्रमण और परिभ्रमण काल है वो कितना होता है, वो दोनों बराबर होते हैं। परिक्रमण काल मतलब रोटेशनल टाइम पीरियड, परिक्रमण काल मतलब रिवोल्यूशनल टाइम पीरियड, परिभ्रमण काल मतलब रोटेशनल टाइम पीरियड, दोनों सेम होते हैं 27 दिन 8 घंटे। जब चंद्रमा का परिक्रमण और परिभ्रमण काल दोनों बराबर होते हैं ना, तभी हमें चंद्रमा का सिर्फ एक भाग दिखाई पड़ता है, और वो होता है बच्चों चंद्रमा का 57% भाग। तो चंद्रमा का अधिकतम आप कितने प्रतिशत भाग मेरे दोस्त देख सकते हैं, तो आपको बोलना है कि मेरे दोस्त ये आपका 57% भाग, ठीक है ना। हाँ भाई, टाइम तो 1:19 बेटा, वो यहाँ पे मेरे वाले में थोड़ा सा टाइम जो है ना वो चेंज रहता है, ठीक है। मतलब तुम्हें विश्वास तो है ही नहीं, माँ बाप पे तो विश्वास रखते होगे ना तुम, तो माँ बाप के बाद गुरु को ही दर्जा मिलता है। मेरे को लगता है कि जब तुम्हें अपने गुरु के ऊपर ही विश्वास नहीं है तो माँ बाप के ऊपर भी मुश्किल ही होगा, है ना। ऐसे बच्चे जो टीचरों के ऊपर डाउट करते हैं, मेरे अकॉर्डिंग तो फिर मेरे हिसाब से भाई समस्या रही है स्टार्टिंग से ही, है ना। सर कमेंट पे ध्यान मत दो बेटा, इतने अच्छे कमेंट आएंगे तो ध्यान देना पड़ेगा ना। चलेगा, कोई ना। आगे बढ़ेंगे, कोई ना। जिनको विश्वास है वो भी अच्छी बात है, जिनको विश्वास नहीं है भाई साहब तो फिर उनको हम नहीं सुधार सकते। देखिएगा, चंद्रमा के ऊपर सबसे ऊंचा जो पर्वत पाया जाता है वो कौन सा है। जैसे हमारी पृथ्वी के ऊपर सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट, हिमालय, ऐसे ही बच्चों चंद्रमा के ऊपर सबसे ऊंचा जो पर्वत है ना उसका नाम है लिबनिट्ज पर्वत, ठीक है। कौन सा पर्वत है, लिबनिट्ज पर्वत है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलेगा, आगे बढ़ेंगे। चंद्रमा का हमें अधिकतम कितने प्रतिशत भाग दिखाई देता है, 57%। कई बच्चे 59% बोल रहे हैं, 2% पता नहीं तुम एक्स्ट्रा क्यों देख लेते हो, 57% ही देखना है तुम्हें, ठीक है ना। 59% चंद्रमा को नहीं देखना है। तो बेटा चंद्रमा का अधिकतम कितने प्रतिशत भाग, 57%, ठीक है। हाँ, ये 2% जो है ना विवाहित महिलाएं देख लेती है एक्स्ट्रा, क्योंकि बच्चों जब करवा चौथ होता है ना तो छलनी से इनको देखना होता है। तो 57% तो चांद, और 2% तुम्हारा जो मुखड़ा है वो भी चांद में शामिल हो जाता है, तो टोटल हो जाता है ये 59%। जो तुम बोलते हो मेरे अकॉर्डिंग 57% ही होगा, 57%, ठीक है ना। ठीक है, याद रखोगे। हाँ, चलेगा। आगे हम बात करते हैं कि जो चंद्रमा का प्रकाश है, देखिएगा बेटा चंद्रमा का खुद का कोई प्रकाश होता नहीं, लेकिन मैंने यहां पर चंद्रमा का प्रकाश इसलिए लिख दिया है क्योंकि रात को जो हमें प्रकाश मेरे दोस्त मिलता है, जिससे हमारी रात जो चांदनी होती है बेटा, वो इसलिए मैंने लिख दिया है कि सूर्य जो प्रकाश है वो चंद्रमा को भेजता है और चंद्रमा से टकरा के वो पृथ्वी के ऊपर आता है, ठीक है। हालांकि चंद्रमा का खुद का अपना कोई प्रकाश है ही नहीं, चंद्रमा का अपना खुद का प्रकाश है ही नहीं, ठीक है। तो चंद्रमा का जो प्रकाश है ना वो पृथ्वी के ऊपर कितना समय लेता है आने में, मात्र 1.3 सेकंड, 1.3 सेकंड के अंदर मेरे दोस्त ये आ जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पृथ्वी के बाद हमारा जो चौथा प्लेनेट है मार्स, मंगल। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि बुध ग्रह के बाद दूसरा सबसे छोटा ग्रह है, सेकंड स्मॉलेस्ट प्लेनेट है सोलर सिस्टम का, इसे लाल ग्रह हम बोलते हैं। मंगल को लाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। बच्चों मंगल के चारों ओर चक्कर काटने वाले दो उपग्रह के नाम आपको पता होने चाहिए। दो उपग्रह में एक का नाम फोबोस है, एक का नाम डीमोस है। डीमोस नाम का जो सैटेलाइट है ये सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, स्मॉलेस्ट सैटेलाइट ऑफ सोलर सिस्टम डिमोस होगा। और डिमोस किसका सैटेलाइट है, मार्स का सैटेलाइट है, ठीक है ना। बच्चों हम बात करेंगे
सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, लार्जेस्ट वोल्केनो ऑफ सोलर सिस्टम, बच्चों उसका नाम है ओलिपस मेसी। और ये ओलिपस मेसी जो है ना, ये आपका मंगल ग्रह के ऊपर ही स्थित है। यदि हम बात करेंगे सौरमंडल के सबसे ऊंचे पर्वत को लेकर, तो सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है दोस्त निक्स ओलंपिया। और निक्स ओलंपिया की यदि मैं हाइट का जिक्र करूं तो मेरे दोस्त ये माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। माउंट एवरेस्ट से ये 3 गुना ऊंचा है। ठीक है, हम बात करते हैं यहां पर परिक्रमण काल की। तो इसका जो परिक्रमण काल होगा ना वो 687 दिन होता है। कितना होता है दोस्त? 687 दिन। परिक्रमण काल का मतलब है यहाँ 1 साल की जो अवधि होगी बच्चों वो 687 दिनों में होगी। यदि हम बात करें इसके घूर्णन काल की, तो इसका घूर्णन काल होता है हमारी पृथ्वी के लगभग बराबर। हमारी पृथ्वी का भी लगभग 24 घंटे है और इसका 24 घंटे से थोड़ा सा ज्यादा है, 24 घंटे 37 मिनट। मेरे दोस्त हमारी पृथ्वी के जैसे यहाँ दिन है, तो यही कारण है कि मंगल के ऊपर जो है जीवन ढूंढा जा रहा है। क्योंकि यदि हम पृथ्वी से जाके मंगल ग्रह के ऊपर बैठ जाएंगे तो लगभग दिन मेरे दोस्त आपको उतना ही नजर आएगा, पृथ्वी जैसा मेरे दोस्त आप फील कर पाओगे। इसीलिए पृथ्वी जैसा आप फील कर पाओ वैसा ही मेरे दोस्त जीवन ढूंढने की कोशिश एक ग्रह के ऊपर की जा रही है, और वो कौन सा ग्रह होगा? मंगल ग्रह होगा। ठीक है, यदि हम बात करें इसके एक्सियल टिल्ट की, अक्षीय झुकाव की, तो बेटा इसका अक्षीय झुकाव जो है वो पृथ्वी से थोड़ा सा ज्यादा है। और पृथ्वी से थोड़ा सा ज्यादा झुकाव है तो यहां पर पृथ्वी की तुलना में दिन भी थोड़ा सा बड़ा होता है। मतलब 24 घंटे 37 मिनट का यहां पर क्या होगा? दिन होगा। ठीक है ना। चलेगा, अब हम बात करते हैं जुपिटर की। जुपिटर, जुपिटर को बोलते हैं मास्टर ऑफ गॉड। ठीक है बच्चों, इसको येलो प्लेनेट भी कहा जाता है, इसे पीला ग्रह भी कहा जाता है, ये भी आप लोग याद रखें। इसे हम पीले ग्रह की क्या देते हैं? संज्ञा देते हैं। मेरे दोस्त सबसे बड़ा ग्रह है ये, सबसे ज्यादा द्रव्यमान वाला ग्रह है। उपग्रहों की जो संख्या है वो कितनी है? 95। उपग्रहों की संख्या कितनी है? 95 है। मेरी क्वेरी पूरी कर दो बेटा। क्या पूरी करनी है क्वेरी? फटाफट बता एक बार। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। लव यू सर, लव यू सर, लव यू। लिखने का टाइम दीजिएगा, लिखने का टाइम मिल चुका है। आप लोग लिखते रहा करो, बाद में आपको ये सेम टू सेम मिल भी जाएगा। ठीक है, हम बात करेंगे बच्चों बृहस्पति जो ग्रह है, जुपिटर जो ग्रह है ना, अब शनि के बाद, अब देखिएगा सबसे ज्यादा सैटेलाइट जो है वो शनि के हो चुके हैं। तो शनि के बाद मेरे दोस्त ये दूसरा सबसे ज्यादा उपग्रहों की संख्या वाला ग्रह है। सबसे बड़ा जो उपग्रह है ना वो गैनीमेड है, और गैनीमेड का जो रंग है बेटा वो पीला है, और पीला होने के कारण इसे पीला ग्रह कहा जाता है। सौरमंडल का ये सबसे बड़ा क्या है? उपग्रह है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, ये सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। मेरे दोस्त हम बात करेंगे लाल रंग का बड़ा धब्बा, ग्रेट स्पॉट जो है वो आपको यहां दिखाई देगा। बृहस्पति के ऊपर दिखाई देने वाला लाल रंग का बड़ा धब्बा क्या कहलाता है? ग्रेट स्पॉट कहलाता है। हम बात करेंगे तो बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जहां पर बच्चों दिन मात्र 10 घंटे का होता है। तो सबसे छोटा दिन, सबसे कम घूर्णन काल, सबसे कम रोटेशनल टाइम पीरियड बेटा किसका होगा?
याद रखना है बृहस्पति का। सबसे ज्यादा किसका था? शुक्र ग्रह का था। सबसे कम किसका है मेरे दोस्त? यहां पर बृहस्पति ग्रह का है। बृहस्पति का जो परिक्रमण काल होगा वो कितने साल होगा? 12 साल। मतलब एक साल का मतलब है यहां पृथ्वी के 12 साल। तो पृथ्वी के ऊपर हम 12 साल गुजारेंगे बच्चों, वहां बृहस्पति के ऊपर वो एक साल ही माना जाएगा। हम बात करते हैं यहां पर सैटर्न की, शनि की। बच्चों शनि जो है ना, इससे डर सभी को लगता है। एक तो ये सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट होगा, इसका बच्चों जो डेंसिटी है, घनत्व है, वो सबसे कम होगा। और इतना कम घनत्व होता है, यदि हम इसको पकड़ के जल की सतह पे रख देंगे तो ये डूबेगा नहीं, बल्कि जल की सतह पर ये रखते ही तैरने लगेगा। बच्चों इसे ब्लैक प्लेनेट कहा जाता है, काला ग्रह इसे कहा जाता है। आसमान के अंदर ये जो दिखाई देगा वो पीले तारे के समान दिखाई देता है। क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे कि पीला ग्रह किसे कहा जाता है, तो आप बोलेंगे बृहस्पति ग्रह को पीला ग्रह कहा जाता है। लेकिन क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि पीले तारे के समान दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है, तो दोस्त आपको बोलना है कि पीले तारे के समान दिखाई देने वाला ग्रह शनि है। कुल उपग्रह, टोटल नंबर ऑफ सैटेलाइट 274 है, 274, ठीक है 274। और अब इसके सैटेलाइट की संख्या बढ़ चुकी है, तो सबसे ज्यादा उपग्रहों की संख्या वाला ग्रह ये हो चुका है। सबसे बड़ा जो उपग्रह है ना वो कौन सा है? टाइटन है। सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो कौन सा है? टाइटन है। शनि के चारों ओर जो रिंग हैं, जो वलय हैं, वो कितने हैं वो आप सभी को पता होना चाहिए। और शनि के चारों ओर रिंग होने के कारण मेरे दोस्त इसको हम सुंदर ग्रह भी बोल देते हैं। नंगी आंखों से इसे देखा जा सकता है। ये शनि के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं यूरेनस की। यूरेनस का मतलब मेरे दोस्त यहां पर होगा हिंदी में अरुण, अरुण ग्रह। तो अरुण ग्रह की खास बात क्या है कि बृहस्पति और शनि के बाद ये तीसरा सबसे बड़ा ग्रह होगा। इसकी जो खोज है वो याद रखें 1781 में हुई। खोज की है किसने? विलियम हर्सेल ने। मेरे दोस्त इसको ग्रीन प्लेनेट कहा जाता है, हरा ग्रह कहा जाता है, ठीक है। हरा ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन गैस यहां पर पाई जाती है। बच्चों अरुण के जो सैटेलाइट है ना, इनकी संख्या है 27। और ये तीसरा सबसे ज्यादा उपग्रहों की संख्या वाला ग्रह है, आपको ये भी याद रखना है। बच्चों अरुण की जो रोटेशनल डायरेक्शन है वो सूर्य की तरह है। और सूर्य अपने अक्ष पे कैसे घूम रहा था? पूर्व से पश्चिम। पूर्व से पश्चिम अरुण भी घूमता है, पूर्व से पश्चिम सूर्य भी घूमता है, और पूर्व से पश्चिम विनस यानी कि शुक्र भी घूमता है। जब पूर्व से पश्चिम घूम रहा था शुक्र, तो बेटा सूर्योदय वहां पश्चिम में हुआ था, तो यहां पर भी पश्चिम में होगा। सूर्यास्त मेरे दोस्त शुक्र के ऊपर पूर्व में हुआ था, तो यहां पर भी सूर्यास्त पूर्व में होगा, ठीक है। हम बात करेंगे कि अरुण का जो सबसे बड़ा सैटेलाइट है वो कौन सा है। अरुण का सबसे बड़ा सैटेलाइट है टाइटेनिया। शनि का सबसे बड़ा सैटेलाइट कौन सा था? टाइटन। शनि का सबसे बड़ा सैटेलाइट कौन सा था मेरे दोस्त? टाइटन। अरुण का सबसे बड़ा सैटेलाइट कौन सा है? टाइटेनिया। आपको यह भी ध्यान रखना है कि ये अपने अक्ष पे सबसे ज्यादा झुका हुआ है, और अपने अक्ष पे सबसे ज्यादा झुके होने के कारण हम इसे बोलते हैं लेटा हुआ ग्रह। क्या बोलते हैं इसे? लेटा हुआ ग्रह इसे हम बोलते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई तिवारी, बहुत बढ़िया। हम बात करेंगे परिक्रमण काल। परिक्रमण काल का मतलब है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर काटने में इसको लगता कितना समय है। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर काटने में इसको समय लगता है 84 वर्ष। यानी कि बेटा आप यदि अरुण ग्रह के ऊपर रहना चाहते हो तो आपको यदि वहां पर अपना बर्थडे मनाना पड़ जाए तो 84 साल आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि पृथ्वी के 84 सालों के बराबर यहां एक साल होता है। कहने का मतलब बेटा कि जन्म हम ले भी लेना अरुण ग्रह के ऊपर तो 84 साल तो हम वैसे नहीं जी पाएंगे। तो एक बार भी जन्मदिन नहीं मनेगा हमारा, एक बार भी केक नहीं कटेगा हमारा। तो जन्मदिन जैसी प्रथा जहां समाप्त हो जाएंगी, सालगिरह जैसी प्रथाएं जहां समाप्त हो जाएंगी, जहां कभी सालगिरह नहीं मनाई जाएगी, जहां कहीं जन्मदिन नहीं मनाया जाएगा, ऐसा ग्रह आपका अरुण ग्रह होगा। कौन सा होगा? अरुण ग्रह होगा, ठीक है ना।
समझ में आई बात? चलेगा, आगे बढ़ेंगे फिर। यस, पहले जन्मदिन से पहले ही, केक काटने से पहले शमशान में मिलेंगे बेटा। ठीक है, शमशान में सारे के सारे भूत इकट्ठा होके काटा करेंगे फिर केक, किसी ना किसी हड्डी से, है ना। हाँ, चलो आगे आ जाओ। अरुण के बाद है वरुण। अरुण और वरुण दोनों मिलते जुलते नाम है, दोनों को हम क्या बोलते हैं, जुड़वा ग्रह बोलते हैं। वरुण ग्रह जो है ना, ये चौथा सबसे बड़ा ग्रह है, फोर्थ लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम इसे बोलेंगे। इसकी जो खोज है मेरे दोस्त, वो 1846 के अंदर जॉन गाले नाम के साइंटिस्ट ने की थी। इसके सैटेलाइट की जो संख्या है वो 14 है। सूर्य से सबसे दूरी पे है बच्चों, जो सूर्य से सबसे दूर होगा उसको गर्मी भी क्या मिलेगी, कम मिलेगी। ठीक है, सूर्य से ज्यादा दूर होगा तो सूर्य की किरणें वहां पर पहुंच ही नहीं पाएंगी इतनी दूरी पे, तो बच्चों गर्मी नहीं होगी तो फिर क्या होगी, ठंड होगी। इसको हम ठंडा ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठंडा ग्रह हम इसे बोलते हैं। बिल्कुल भाई, सोनम शर्मा भी जुड़ी हुई है क्लास में, है ना। शर्मा जी का बोलबाला है आजकल क्रिकेट में, अभिषेक शर्मा। ठीक है, और एसएससी जीडी के अंदर अब की बार इस शर्मा का बोलबाला हो जाए, है भाई। बहुत बढ़िया। हम बात करेंगे तो अरुण और वरुण दोनों के दोनों भाई भाई हैं, तो इनको हम ट्विन प्लेनेट भी बोल देते हैं, जुड़वा ग्रह भी बोल देते हैं। ठीक है बेटा, 8 के 8 ग्रह हम पढ़ चुके हैं। अब ये एस्ट्रॉयड क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था कि भाई देखिएगा, जब भी आप 8 के 8 प्लेनेट का क्रम देखोगे ना, तो आप लोगों को मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच छोटे छोटे ये आकाशीय पिंड दिखाई देंगे। छोटे छोटे आकाशीय पिंड जब दिखाई देंगे मंगल और बृहस्पति के बीच, तो इन्हीं आकाशीय पिंडों को हम एस्ट्रॉयड बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। ठीक है ना। सबसे ठंडा ग्रह तो प्लूटो है। क्या बात है बेटा, फिर तो प्रधानमंत्री भी मनमोहन सिंह होंगे अपने, हैं। राष्ट्रपति भी रामनाथ कोविंद होंगे, क्रिकेट के कप्तान भी महेंद्र सिंह धोनी होंगे, है ना। यदि तू प्लूटो को ग्रह मान रहा है तो इसका मतलब बहुत पीछे है तू, हम बहुत आगे चल रहे हैं। तो पहले बेटा एक बार हमारे साथ आप जुड़ो, तब समझ में आएगा कि प्लूटो तो ग्रह ही नहीं है। चलेगा, बहुत बढ़िया। यहां पर हम बात कर रहे थे किसकी, एस्ट्रॉयड की, क्षुद्र ग्रह की। तो क्षुद्र ग्रहों की पहचान आपको पता होनी चाहिए, क्षुद्र ग्रहों की पहचान। ठीक है, कि एक तो आपको ध्यान रखना है कि मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच ये आकाशीय पिंड स्थित है। बच्चों, मंगल ग्रह इनर प्लेनेट का पार्ट है आंतरिक ग्रह का, बृहस्पति ग्रह आउटर प्लेनेट का पार्ट है। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि इनर प्लेनेट और आउटर प्लेनेट के बीच में जो आकाशीय पिंड है उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम मेरे दोस्त क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। क्षुद्र ग्रहों के अंदर एक ऐसा क्षुद्र ग्रह भी है जिसको हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। ठीक है ना, नंगी आंखों का मतलब है बिना किसी इंस्ट्रूमेंट का सहारा लिए। ठीक है ना, कहीं तुम सोचो पता नहीं क्या होंगी नंगी आंखें। ठीक है ना, तो नंगी आंखों का मतलब है बेटा यहाँ पर बिना किसी इंस्ट्रूमेंट का सहारा लिए हम जिस एस्ट्रॉयड को देख सकते हैं उसका नाम है फोरवेस्टा। क्या है? फोरवेस्टा। ठीक है ना बेटा, आपको ध्यान रखना है कि सबसे बड़ा और सबसे चमकीला जो एस्ट्रॉयड है, क्षुद्र ग्रह है, वो कौन सा है? सेरेस। ठीक है, उसको हम बोलते हैं सेरेस। तो सबसे बड़ा और सबसे चमकीला जो क्षुद्र ग्रह होगा वो कौन सा होगा? सेरेस होगा। क्षुद्र ग्रहों से हमारी पृथ्वी की जो रक्षा करता है वो कौन करता है मेरे दोस्त?
वो याद रखिएगा जुपिटर करता है। तो क्षुद्र ग्रहों से हमारी पृथ्वी की रक्षा करने का काम कौन करेगा? जुपिटर करेगा, यह आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करेंगे कोमेट यानी कि धूमकेतुओं की। कोमेट यानी धूमकेतु। कोमेट का निर्माण कैसे होता है? धूमकेतु किससे बने होते हैं? धूमकेतु गैस, डस्ट पार्टिकल और बर्फ के टुकड़े, इनसे मेरे दोस्त मिलके जो संरचना तैयार होती है उसी को कोमेट बोलते हैं, या टेलिंग स्टार बोलते हैं, पुच्छल तारा। क्योंकि सूर्य का प्रकाश जब इन गैसों के ऊपर पड़ता है तो बच्चों सूर्य की गर्मी गैसों के ऊपर पड़ते ही ये गैसें फैल जाती हैं और फैल के पीछे इनकी एक पूंछ सी बन जाती है और ये पूंछ सूर्य के प्रकाश में चमकती रहती है। इसलिए मेरे दोस्त इनको हम चमकीला तारा भी बोल देते हैं और टेलिंग स्टार भी बोल देते हैं। ठीक है बच्चों, हेली नाम का एक धूमकेतु आपसे पूछा जाएगा। कौन सा धूमकेतु पूछा जाएगा तुमसे? हेली। हेली नामक जो धूमकेतु है ना, इसका परिक्रमण काल कितना होगा? 76 वर्ष होगा। हेली नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल कितना होगा? 76 ईयर होगा। आपसे पूछा जाएगा कि आज से पहले ये कब दिखाई दिया था? 1986 में दिखाई दिया था। और मेरे हिसाब से आप में से कोई भी एक ऐसा बच्चा क्लास में नहीं होगा जिसने ये हेली नाम का धूमकेतु देखा हो। 1986 में पैदा हुए थे क्या तुम लोग? भाई साहब ऐसा जुल्म मत कर देना, कहीं बोल दो कि मैं 1980 में पैदा हुआ था लेकिन एसएससी जीडी की तैयारी में जुटा हुआ हूं। ऐसा तो कोई नहीं होगा ना? नहीं होगा ना? हाँ, होना भी नहीं चाहिए। तो बेटा आज से पहले ही 1986 में दिखाई दिया था। अब भविष्य में कब दिखाई देगा? जब 76 साल इसका परिक्रमण काल है तो 86 में पहले दिखाई दिया होगा, 76 साल बाद दिखाई देगा। फिर 86 में 76 जोड़ दोगे तो 2062 आ जाएगा। 2062 में ये दिखाई देगा। हाँ, हमने नहीं देखा था, हमारे माँ ने देखा होगा हेली धूमकेतु को, हमारे पिताजी ने देखा होगा, हमारे दादाजी ने देखा होगा। ठीक है ना? तो अब 2062 में देखेंगे सारे के सारे। ठीक है, सारे के सारे देखेंगे, मैं भी देखूंगा तुम लोगों के साथ बैठ के इस धूमकेतु को। अब बेटा हम बात करते हैं यहां पर ग्रहण की। आप सभी को पता होगा ना कि ग्रहण में हम एक सूर्य ग्रहण सुनते हैं, एक चंद्र ग्रहण सुनते हैं। आपसे कोई पूछ ले कि एक साल में ज्यादा से ज्यादा कितने ग्रहण लग सकते हैं, तो आपको क्या बोलना है कि एक साल में चाहे सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो, ज्यादा से ज्यादा 7 ग्रहण एक साल के अंदर लग सकते हैं। ठीक है ना? एक साल में कितने ग्रहण लग सकते हैं दोस्त? 7 ग्रहण लग सकते हैं। और आपको यह ध्यान रखना है कि इन 7 ग्रहण में सूर्य ग्रहण बच्चों सबसे ज्यादा लगते हैं। और सूर्य ग्रहण एक साल में अधिकतम कितने लग सकते हैं? या तो 4 लग सकते हैं या 5 लग सकते हैं। 5 से तो ज्यादा नहीं लगेंगे, है ना बेटा? फिर एक है चंद्र ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण जो है ना वो कितने लग सकते हैं? 2 या 3। कहने का मतलब कि जब 4 सूर्य ग्रहण होंगे तो 3 चंद्र ग्रहण हो जाएंगे, और 5 सूर्य ग्रहण होंगे तो चंद्र ग्रहण की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, सूर्य ग्रहण जो है ना वो कैसे लगता है? जब सूर्य और पृथ्वी, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में मेरे दोस्त चंद्रमा आ जाएगा तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के जिस हिस्से पर नहीं पड़ेगा तो बच्चों उस घटना को हम ग्रहण बोल देंगे। तो सूर्य ग्रहण की स्थिति कब उत्पन्न होती है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में बच्चों कौन आ जाए? चंद्रमा आ जाए। क्या आ जाए? चंद्रमा आ जाए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सूर्य ग्रहण हमेशा किस दिन लगता है? अमावस्या के दिन लगता है। और बेटा पूर्ण सूर्य ग्रहण किस दिन लगता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण सिजिगी नाम की घटना के दौरान लगता है। गुरुजी ये सिजिगी क्या है? सिजिगी को याद रखना मेरे दोस्त, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिजिगी क्या है, तो आपको बोलना है
कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों के तीनों का बिल्कुल एक सीधी रेखा में आ जाना। तो पल भर के लिए एक सीधी रेखा में जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी मेरे दोस्त आ जाएंगे, ऐसी घटना को हम सीजीगी बोलते हैं। और जब सीजीगी की घटना होती है ना, तो पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, बच्चों साथ के साथ उच्च ज्वार की स्थिति महासागरों और खाड़ियों के अंदर उत्पन्न होती है। ठीक है, आइएगा बात करते हैं मून एक्लिप्स पे, चंद्र ग्रहण के ऊपर चर्चा हम करते हैं। बेटा चंद्र ग्रहण कौन से दिन होगा? पूर्णिमा के दिन होगा। ठीक है, पूर्ण चंद्र ग्रहण मेरे दोस्त कब होगा? सीजीगी घटना के दौरान होगा, सीजीगी घटना के दौरान होगा। ठीक है ना, तो पूर्णिमा के दिन आपको याद रखना है। और स्थिति क्या बनेगी? स्थिति ये बनेगी कि बीच में सूर्य ग्रहण जब लग रहा था तो चंद्रमा था, अब चंद्र ग्रहण लग रहा है तो बीच में पृथ्वी आ जाएगी। ठीक है ना, तो मेरे दोस्त जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगी तो वो घटना चंद्र ग्रहण कहलाएगी। क्या कहलाएगी? चंद्र ग्रहण कहलाएगी। ठीक है ना, यहां तक चीजें क्लियर हुई? यहां तक चीजें क्लियर हुई? बिल्कुल क्लियर हुई सर। ठीक है, तो बेटा ये छोटा सा पार्ट है, आपको ये याद रख लेना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे एटमॉस्फेयर। अब हम क्या बात करेंगे? एटमॉस्फेयर। ठीक है ना, तो दो तीन छोटे मोटे टॉपिक और पढ़ा देता हूं जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। एटमॉस्फेयर, वायुमंडल, आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। ठीक है ना, कुछ बच्चे अलग अलग टॉपिक की डिमांड भी करते रहते हैं, बेटा वो टॉपिक आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है ना, अभी तक नहीं पूछे गए हैं। तो वैसे तो पढ़ाई की कोई सीमा नहीं होती, कितना भी पढ़ लो तुम्हें कम ही लगेगा और लगना भी चाहिए। लेकिन जो हमारा सब्जेक्ट है वहां पर वेटेज कोई ज्यादा नहीं है। दो क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में या तीन आ जाएंगे, तो दो तीन क्वेश्चन जब आएंगे ना, तो सबसे पहले बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक से वो उठाए जाएंगे, और वो ही बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों के साथ मैं डिस्कस कर ही रहा हूं। ठीक है, तो आपके एसएससी जीडी को समझते हुए ही आपको ये टॉपिक करवा रहा हूं। वायुमंडल का मतलब क्या होता है? वायु का मतलब होता है बच्चों गैस, मंडल का मतलब समूह। तो पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई गैसों का जो समूह होगा मेरे दोस्त, उसी को हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। यानी कि यदि ये हमारी धरती माँ है, ये हमारी पृथ्वी माँ है, पृथ्वी माँ अच्छे से नहीं जचता, धरती माँ ही जचता है ना। हाँ, तो बेटा ये हमारी पृथ्वी माँ है, तो इस पृथ्वी माँ के चारों ओर जो इस तरीके से गैस फैली हुई है, ठीक है, इन गैसों के समूह को ही हम क्या बोलते हैं? वायुमंडल बोलते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूं, कि पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई गैसों का जो समूह है ना, वो आपका वायुमंडल कहलाएगा, एटमॉस्फेयर कहलाएगा। ठीक है, आपसे ये पूछा जाएगा कि पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो टिका हुआ क्यों है, क्या कारण है? यानी कि पृथ्वी के चारों ओर जो गैसें हैं ये पृथ्वी से दूर क्यों नहीं जा पा रही? तो पृथ्वी के वायुमंडल के टिके होने का कारण, पृथ्वी के वायुमंडल के टिके होने का कारण, तो पृथ्वी के वायुमंडल के टिके होने का जो कारण है बच्चों, वो
एक कारण तो है ग्रेविटी ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी का गुरुत्व। ग्रेविटी ऑफ अर्थ यानी कि पृथ्वी का गुरुत्व। और दूसरा है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। एक तो ग्रेविटी जो है ना वो किसी भी चीज को अपने से दूर नहीं जाने देती है। पृथ्वी जो है ग्रेविटी के कारण ही किसी भी चीज को अपने से दूर नहीं जाने देती है। और यहां पर दूसरा क्षेत्र है चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये दोनों की दोनों जो करेक्टरिस्टिक है मेरे दोस्त पृथ्वी की, वो गैसों को अपने से बांधे हुए है। वो गैसें पृथ्वी से दूर नहीं जा पाती। जैसे मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं और जो अच्छे से आंसर देगा ना मेरे को, उसको मैं पक्का इनाम दूंगा। मान के चलिएगा मेरे दोस्त, ये मेरे हाथ में एक पेन है, ठीक है ना। ये जो पेन है मैं इसको ऊपर फेंक देता हूं तो ये वापस नीचे आ जाता है। क्यों आता है ये नीचे, बताओगे मेरे को? जो अच्छा आंसर देगा उसको पक्का इनाम दूंगा मैं। देखो इनाम इनाम होता है, ठीक है। हाँ तो फटाफट आंसर दो। मैं देखना चाहता हूं कौन सा ऐसा पहला ब्रिलियंट बच्चा है जो सबसे पहले उत्तर देगा। कि मान के चलेगा ये पेन है, मैं इसको ऊपर फेंकता हूं, ये वापिस पल भर में नीचे आ जाता है। बच्चों बताएगा फटाफट। बहुत बढ़िया भाई, सभी ने ही आंसर दे दिया यार तुम लोगों ने। ग्रेविटी के कारण, ग्रेविटी के कारण, ग्रेविटी के कारण, ग्रेविटी के कारण। नहीं बेटा, नहीं बेटा, ये क्यों आया है अब तुम सुनो। अब जब इस पेन को मैं ऊपर की तरफ फेंकता हूं तो ये नीचे इसलिए आता है क्योंकि इसको ऊपर पकड़ने के लिए कोई बैठा ही नहीं है ना। सही बात हुई। हाँ तो ऐसे उत्तर दिया करो तुम, तेज तर्रार बच्चे बन जाओ। ग्रेविटी तो सारे ही बोल रहे हैं, ग्रेविटी तो सारे ही बोल रहे हैं। इसका जो मेरे बच्चों जो क्षेत्रीय आंसर बनेगा वो यही बनेगा कि भाई जब हम इसको ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर कोई पकड़ने वाला ही नहीं है, इसलिए अपने आप नीचे आ जाता है ना। हाँ तो बेटा तुम सारे के सारे जो है ना आंसर नहीं दे पाए हो, तो इसके लिए सॉरी, इनाम मैंने मेरे पास रख लिया है, ठीक है। हाँ हाँ बाकी उत्तर आप लोगों ने जबरदस्त दिया है। उत्तर तो आप वाला ही रहेगा, लेकिन जो मेरे मन में उत्तर चल रहा था ना कि भाई ऐसा ब्रिलियंट बच्चा कौन सा है जो उत्तर दे देगा, वो नहीं दिया तुमने यार अभी तक, है ना। चलिएगा फिर आगे बढ़े हाँ तो ये दोनों के दोनों कारण है। मेरे दोस्त आपसे कोई पूछ ले कि भाई पृथ्वी का जो वायुमंडल है ना वो कितनी रेंज तक है, कितने किलोमीटर तक है। जब हम पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई गैसों को देखते हैं तो ये पृथ्वी के सरफेस से कितने किलोमीटर तक फैली हुई हो सकती हैं। तो पृथ्वी का जो वायुमंडल है दोस्त, इस पृथ्वी के वायुमंडल का जो विस्तार है वो 10,000 किलोमीटर तक है। कितने? 10,000 किलोमीटर तक है, ठीक है। मेरे दोस्त वायुमंडल की जो ऊपरी परत होगी, यानी कि 10,000 किलोमीटर में जो सबसे ऊपर वाला भाग होगा, तो दोस्त एक तो याद रखना है ऊपरी परत का अध्ययन, स्टडी ऑफ अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर और स्टडी ऑफ लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है ना। ऊपरी परत का जो अध्ययन है वो कहलाता है एरोलॉजी।
ठीक है। और निचली परत का अध्ययन मेरे लाडले बच्चों कहलाता है मेटेरोलॉजी। मेटेरोलॉजी क्या कहलाता है? मेटेरोलॉजी। चलेगा, इनाम आप लोगों को पक्का देंगे मेरे दोस्त, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्या चाहिए तुम लोगों को इनाम में? बताओ फटाफट। तो टाइम हो चुका है क्लास का, बाकी मिलेंगे कल की क्लास में। कोशिश करेंगे कि जो 2 टॉपिक आपके बचते हैं, 2 टॉपिक और मैं आपके करवाऊंगा। ठीक है, तो मेरे दोस्त वो 2 टॉपिक कल की क्लास में कंप्लीट हो जाएं, कल नहीं तो फिर परसों आपका पक्का 100% सिलेबस होगा। ठीक है, चलेगा बच्चों। थैंक यू, बाय बाय, लव यू, आप सभी को ढेर सारा प्यार। बाकी मिलेंगे कल इसी जगह इसी समय आपके अपने इसी प्यारे से प्लेटफॉर्म।